हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड्स ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एआई की सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। फर्स्ट यूनिट है एआई रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। तो इस यूनिट में हम 3 सेशंस कवर करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम एआई को समझेंगे, सेकंड सेशन में हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में जानेंगे एंड थर्ड सेशन में हम एआई एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें एआई मॉडल्स को बनाते समय या फिर उनको यूज करते समय फॉलो करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एआई। तो एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये वर्ड यूज होता है मशीन्स के लिए, और मशीन्स का मतलब फैक्ट्री या इंडस्ट्री में यूज होने वाले मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं है। मशीन्स का मतलब ऐसी मशीन से है, ऐसे डिवाइसेस से है जिन पर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस रन होते हैं। वो आपका स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या फिर एक रोबोट हो सकता है। राइट, तो हम उन डिवाइसेस की बात करें जिन पर एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर रन होते हैं। राइट, तो इन डिवाइसेस को, इन मशीन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन तब कहा जाता है जब ये मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करती हैं। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? क्या एक मशीन जब किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो क्या वो मशीन इंटेलिजेंट होगी? नो, दैट मशीन इज नॉट इंटेलिजेंट। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने आप लर्न करते हैं, वैसे अपने आप लर्न कर पाए एक मशीन। जब कम्युनिकेट कर पाए लाइक ह्यूमन बींग्स, अपने आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, राइट, प्रिडिक्शन कर पाए, अपने आप डिसीजंस ले पाए, देन हम उन मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं। और आर्टिफिशियल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मशीन्स जनरली इंटेलिजेंट नहीं होती, बट वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शो कर रही हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंस इन मशीन्स के लिए आर्टिफिशियल है। इसीलिए ऐसी मशीन्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करती है, मिमिक करती है, हम उन मशीन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स कहते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इन मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया कैसे जाता है? तो ये इंटेलिजेंस बनती है यूजिंग द डेटा, और डेटा के साथ एल्गोरिथम यूज किया जाता है। तो डेटा का मतलब क्या है? किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, वो नंबर की फॉर्म में हो सकती है, इमेज की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, राइट, कोई भी फैक्ट हो सकता है, तो वो सभी डेटा है। और इस डेटा को कैसे यूज करना है वो एल्गोरिथम बताता है। तो एल्गोरिथम एक रेसिपी की तरह है। जैसे एक रेसिपी से हमें पता चलता है एक पर्टिकुलर डिश को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वैसे ही एल्गोरिथम हमें बताता है इस पर्टिकुलर डेटा को यूज कैसे किया जाता है। लाइक हमें इस पर्टिकुलर डेटा को यूज करके प्रिडिक्शन करना है। लेट्स से ये वेदर का डाटा है और हमें वेदर प्रिडिक्ट करना है कि कल कैसा वेदर रहेगा। तो ये एल्गोरिथम के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी है। राइट, एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क कैसे होगा। तो इस एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए कि कैसे इस पर्टिकुलर डेटा को यूज करना है फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। राइट, सो डेटा एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम समझ सकते हो। तो डेटा एंड एल्गोरिथम, इन दोनों से मिलकर एक मशीन इंटेलिजेंट बनती है। देन मशीन अपने आप लर्न कर सकती है यूजिंग दिस डेटा, प्रिडिक्ट कर सकती है, अपने आप कोई डिसीजन ले सकती है। राइट, तो ये सब पॉसिबल है यूजिंग द डेटा। और डेटा, जितने भी एआई टूल्स बनाए जाते हैं उन सबका फ्यूल है, क्योंकि बिना डेटा के एल्गोरिथम वर्क ही नहीं करेगा। जैसे आपके पास एक रेसिपी है एक पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, बट वो सारे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है जो रेसिपी में यूज होंगे, तो उस रेसिपी का क्या फायदा? राइट, सो एल्गोरिथम के लिए फ्यूल का काम करता है डेटा। और एल्गोरिथम क्या है? एक इंजन है। राइट, जैसे इंजन को फ्यूल चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे ही एआई टूल्स के अंदर एल्गोरिथम एंड डेटा वर्क करते हैं। राइट, नाउ आपकी बुक में ये 3 गेम्स दिए हुए हैं। अभी मैं गेम्स यहाँ पर प्ले नहीं करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं इन सभी गेम्स के बारे में बता देती हूँ, अगर एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो। तो रॉक पेपर सीजन जो सीजर जो गेम है, ये आप इस लिंक पर जाकर प्ले कर सकते हो। तो जैसे आप बचपन में रॉक पेपर सीजर खेलते हो या फिर अभी भी खेलते होगे, वैसे ही हमें ये गेम इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर प्ले करना है विद द कंप्यूटर। तो जब आप इस गेम को प्ले करोगे कंप्यूटर के साथ, तो आप पाओगे कि कुछ टाइम बाद कंप्यूटर आपसे बार बार जीत रहा है। तो हो क्या रहा है? वो आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। लाइक मैं 2 बार रोक्स चूज करती हूँ, फिर 2 बार सीजर, फिर 1 बार पेपर, फिर 2 बार रोक, 2 बार सीजर, 1 बार पेपर। राइट, सो इस पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड देन आप जो भी मूव चलने वाले हो उसे पहले से प्रिडिक्ट कर लेगा एंड देन वो उसके अकॉर्डिंग अपना मूव चलेगा। तो इसलिए आप जीत नहीं पाते।
तो इस गेम में अगर आपको कंप्यूटर को हराना है तो हर 2-3 मूव के बाद आपको अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो आपके पैटर्न को पहचान ना पाए, राइट? तो इस गेम को प्ले करके आपको ये समझ में आएगा कि जो भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हो उस डेटा के अंदर वो पैटर्न्स फाइंड आउट करने में कैपेबल है, राइट? नाउ द सेकंड गेम इज द सेमेंट्रिक्स गेम। ये वर्ड एसोसिएशन गेम है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उन वर्ड से रिलेटेड वर्ड आपको टाइप करना है। तो दो तरह के गेम खेल सकते हो, एक आर्केड गेम है, एक ब्लॉक गेम है। तो यहाँ पर ब्लॉक्स पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप लेटर लिखोगे तो वो ब्लॉक्स वहां से हट जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही आर्केड गेम है। तो इसमें भी लेट से ये आर्केड गेम है, यहाँ पर प्लेट्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो सबसे टॉप में वर्ड है, जैसे यहाँ पर लेक है, इसको अगर आपको इस ट्रे में से रिमूव करना है तो इससे रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ नीचे टाइप करना होगा। लेट से मैंने टाइप किया बोटिंग, तो जैसे ही आप उससे रिलेटेड वर्ड टाइप करोगे तो वो वर्ड वहां से रिमूव हो जाएगा और सबसे नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से इस यहाँ से आपको इन वर्ड्स को रिमूव करना है। तो इस गेम को प्ले करके आप ये समझोगे कि कंप्यूटर यानी ये जो एप्लीकेशन है ये वर्ड्स के बीच में रिलेशन समझ रही है कि कैसे जो बोटिंग वर्ड है वो लेक से रिलेटेड है, राइट? सो ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रही है। तो इस गेम का पर्पस ये है आपको बताना कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे दो वर्ड्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड थर्ड गेम इज द क्विक ड्रॉ गेम, जिसमें आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहाँ पर बटरफ्लाई ड्रॉ करोगे, राइट? और वो फिर हिंट देगा कि आपने क्या ड्रॉ किया। अगर इस एप्लीकेशन को ये बटरफ्लाई लगता है तो वो बताएगा कि यू हैव ड्रॉन द बटरफ्लाई। अगर वो किसी और ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट को प्रेडिक्ट करेगा। तो जो भी लाइंस यहाँ बना रहे हो विजुअली उसको देखकर वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है आपने, राइट? सो इस गेम को प्ले करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये एप्लीकेशन देखकर भी चीजों को समझ पा रही है, राइट? तो इन तीनों गेम्स का पर्पस है आपको एआई के 3 डोमेन्स से इंट्रोड्यूस कराना। तो एआई के 3 डोमेन्स होते हैं और वी कैन से 3 फील्ड हैं। हम 3 तरह की एआई बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप एआई के अंदर डेटा कौन सा यूज कर रहे हो, राइट? लाइक अगर मैं स्टैटिस्टिकल डेटा यूज कर रही हूँ, स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब न्यूमेरिक डेटा, ऐसा डेटा जो आप एक टेबल में स्टोर कर सको। जैसे जब आपकी मार्कशीट तैयार की जाती है तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे मार्क्स, आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सब एक एक्सेल की शीट में लिखा जाता है, तो वो टेबुलर डेटा है, राइट? और उस डेटा को यूज करके आपकी टीचर प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन सा बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट आएगा या कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? तो यहाँ पर ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा डोमेन के अंदर जो एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं, उन मॉडल्स को जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, जो टेबुलर फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, जो न्यूमेरिक डेटा होता है, उसके अंदर से पैटर्न्स फाइंड आउट करना एक मशीन को सिखाया जाता है, राइट? सेकेंड डोमेन होता है एनएलपी, जिनमें हम ऐसे मॉडल्स तैयार करते हैं जो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जिनको हम सिखाते हैं, वो लैंग्वेज के अंदर से मीनिंग को समझते हैं कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में क्या कन्वे किया जा रहा है। एंड थर्ड डोमेन है कंप्यूटर विजन, सीवी डोमेन। इस डोमेन के अंदर हम ऐसे एआई मॉडल्स क्रिएट करते हैं जो विजुअल डेटा जैसे कि इमेज है या कोई वीडियो है उसको एक मशीन को समझना सिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर इमेज में, वीडियो में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या बताया जा रहा है, राइट? सो यहाँ पर हम विजुअल इंफॉर्मेशन में से इंफॉर्मेशन निकालना मशीन्स को सिखाते हैं। तो ये 3 डोमेन्स हैं एआई के। तो नाउ लेट्स सी सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई और वी विल सी दैट कि वो कौन से डोमेन से रिलेटेड है। तो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई है बट हम यहाँ पर उन एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो आपके बुक में मेंशन है, राइट? वैसे तो एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस आप आसपास देखते हो। तो फर्स्ट लेट्स सी कौन सी एप्लीकेशन है। फेस लॉक सिस्टम इन स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स आप सबने यूज किया होगा, तो फेस लॉक सिस्टम भी यूज किया है। तो फेस लॉक सिस्टम क्या करता है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके स्मार्टफोन्स को अनलॉक करता है। तो अब ये प्रोसीजर होता कैसे है, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो सबसे पहले अपने फेशियल फीचर्स को स्टोर करते हो अपने स्मार्टफोन्स में। तो जब भी फोन खरीदते हो अपने फेस को उसमें सेट करते हो,
सेटिंग्स में जाकर कैमरा होगा, उससे आपके फेशियल फीचर्स को कैप्चर किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, फिर एंड देन मोबाइल फोन की जो मेमोरी है उसमें उनको स्टोर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मोबाइल फोन अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो जो भी आपके फेशियल फीचर्स है पहले वो कैप्चर होंगे, एंड देन जो स्टोर्ड फीचर्स हैं उनके साथ चेक किया जाएगा कि उनके साथ ये मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच हो जाते हैं देन फोन अनलॉक होता है, अदरवाइज वो अनलॉक नहीं होता, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क। और ये जो फेस अनलॉक सिस्टम है ये कौन से डोमेन से रिलेटेड है? तो अभी हमने 3 डोमेन्स की बात की थी, तो यहाँ पर फेस लॉक, पहले आपके फेस को कैप्चर किया जाता है, तो यहाँ पर विजुअल डेटा पर वर्क किया जा रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये सीवी डोमेन से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्मार्ट असिस्टेंट्स। तो आपने सुना होगा अमेजोन अलेक्सा के बारे में या फिर एप्पल का जो सीरी है इसके बारे में, राइट। सो ये स्मार्ट असिस्टेंट्स क्या करते हैं? आपकी वॉइस कमांड पर वर्क करते हैं। जो आप इनको अपनी वॉइस के थ्रू, स्पीच के थ्रू जो कमांड देते हो, लाइक प्ले सम सॉन्ग, तो ये असिस्टेंट्स उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इन स्मार्ट असिस्टेंट्स को आप अपने स्मार्टफोन्स में भी दे सकते हो। जैसे अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो वहां पर एक सीरी वॉइस असिस्टेंट होगा। जब आप इसे यूज करोगे, आप कहोगे हे सीरी ओपन यूट्यूब, तो वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपके लिए ओपन कर देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ कमांड दी अपने वॉइस असिस्टेंट को और उसने उस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। किसी को फोन आपको मिलाना है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप बोलो कॉल टू दैट पर्सन, तो आप के फोन में जो वॉइस असिस्टेंट है उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करेगा। या आपको टॉर्च ओपन करनी है तो आप बोलो हे सीरी टर्न ऑन द टॉर्च, तो आपकी वॉइस कमांड को ये समझ रहे हैं कि आप क्या कन्वे कर रहे हो, उसके मीनिंग को समझ रहे हैं, राइट। उसके मीनिंग को समझते हैं एंड देन रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो आपको बोलकर रिस्पॉन्स करें या फिर आपने जो टास्क दिया है उस टास्क को परफॉर्म करें, राइट। तो अगर हम देखें ये कौन से डोमेन से रिलेटेड है, तो ये आपकी लैंग्वेज को समझ के देन रिस्पॉन्स करता है। तो दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज रिलेटेड विद द एनएलपी डोमेन, राइट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब ये पर्टिकुलर टास्क के लिए जो एआई यूज होती है वो यूज होती है फाइनेंस कंपनीज में, या फिर जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, बैंक्स हैं, वहां पर यूज होती है। तो ये लोग बहुत सारे लॉज हर साल फेस करते हैं क्योंकि इन कंपनीज से कस्टमर्स लोन लेते हैं और इन कंपनीज को पता नहीं चलता क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स डेली लोन लेते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, बैंक की या इन फाइनेंस कंपनीज की ब्रांचेस में। तो अब हो सकता है वो जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं लोन को फाइल करते समय, वो डेटा हो सकता है गलत हो या फिर वो कस्टमर्स अफोर्ड ना कर पाए उसको वापस बैंक को लौटाने में। तो ये कंपनीज लॉसेस फेस करते हैं। अब उससे रिकवर करने के लिए ये जो कंपनीज हैं ये एआई का यूज करने लगी हैं। तो एआई क्या करता है, जब भी कस्टमर्स लोन लेते हैं उस टाइम पे जो भी पेपर वर्क होता है उस पेपर वर्क में कस्टमर्स अपनी इनकम, जॉब टाइप, एज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एआई ये जो डेटा ये प्रोवाइड करते हैं लोन लेते समय उसको एनालाइज करता है एंड देन वो कस्टमर्स को सेपरेट करता है, कस्टमर्स की ग्रुपिंग कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की इनकम बहुत हाई है, इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है, तो ये लोन दे सकते हैं, तो इनको इजिली लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। या फिर ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, इन्होंने पहले कभी लोन लिया था वो वापस ही नहीं किया, या फिर ये बहुत ही लो इनकम ग्रुप है और जिस तरह का लोन ये अप्लाई करें हो सकता है ये वो रीपे ना कर पाए, तो ये हाई रिस्क कस्टमर्स हैं। तो फिर बैंक इस तरीके से एआई के थ्रू की गई प्रिडिक्शंस को यूज करता है लोन्स को प्रोवाइड करने में, जिससे कि ये जो लॉसेस है ये अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, राइट। और बैंक्स एआई के थ्रू कस्टमर्स की जो परचेजिंग पावर है उसको भी एनालाइज करके अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। जैसे जो हाई जो प्रोफाइल का कस्टमर है जिसकी इनकम बहुत हाई है उनको वो अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, राइट। सो इस तरीके से इन सभी कंपनीज को एआई का यूज करके बहुत फायदा होता है। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मेडिकल इमेजिंग। सो मेडिकल फील्ड में जितनी भी मेडिकल इमेजेस हैं, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब को एनालाइज
करने में एआई टूल्स हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की। इनको एनालाइज करके वो डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ट्यूमर है तो उसका साइज बता सकते हैं। तो इससे डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलती है। इवन ये जो एआई टूल्स हैं ये 2D इमेजेस को 3D मॉडल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है उनको और ज्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलती है डिजीज की, और भी से पेशेंट्स के हेल्थ कंडीशंस के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर्स को मिल जाती है। तो इस तरीके से इन सभी एप्लीकेशंस में एआई यूज होता है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर एआई का यूज होता है, लाइक ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में एआई का यूज होता है। रिकमेंडेशन मॉडल्स जो होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स पर या फिर आपको यूट्यूब पे जो वीडियोस रिकमेंड की जा रही है वहां पर भी एआई काम कर रहे हैं उनके पीछे। चैट बोर्ड्स जो होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, और भी जितने भी एआई मॉडल्स आजकल आप देख रहे हो सब एआई के एप्लीकेशंस ही हैं। तो ये बेसिकली 4 एप्लीकेशंस के बारे में बताया जो आपकी बुक में मेंशन है। आप और एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो जो आसपास आप देखते हो, एंड फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन से डोमेन से रिलेटेड है। जैसे कि अभी इन दोनों एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट है ये डेटा साइंस डोमेन से रिलेटेड है, डेटा डोमेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स का डेटा है उसको एनालाइज करके एआई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन से कस्टमर्स लोन को रीपे कर सकते हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो लोन वापस नहीं चुका सकते। तो यहाँ पर डेटा पर वर्क कर रहे हैं। और मेडिकल इमेजिंग में इमेजेस पर वर्क किया जा रहा है, तो इमेजेस को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करते हैं डिजीज को। तो यहाँ पर सीवी डोमेन, कंप्यूटर विजन डोमेन पे ये एआई मॉडल्स वर्क करते हैं, राइट। नाउ द सेशन 2 इज अबाउट द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। सो जब हम कोई एआई मॉडल क्रिएट करते हैं, चाहे हमें चैटबॉट बनाना हो या सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी हो, हर एआई मॉडल में 6 स्टेप्स यूज होते हैं। वो 6 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। इन 6 स्टेप्स को यूज करके हम एक एआई मॉडल और वी कैन से एआई प्रोजेक्ट बनाते हैं। नाउ इन सभी 6 स्टेप्स को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। आपकी बुक में एक प्रॉब्लम दी हुई है, पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम। तो फार्मर्स एक पेस्ट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेस्ट की वजह से उनकी क्रॉप्स खराब हो रही है, और फार्मर्स इन पेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये कौन से पेस्ट हैं। इसलिए उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा पेस्टिसाइड है जो यूजफुल रहेगा उनकी फील्ड के अंदर, किस पेस्टिसाइड से ये पेस्ट रिमूव हो जाएंगे, और किस तरीके से वो अपनी क्रॉप्स की देखभाल करें। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या एआई सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐप क्या करेगी, ऐप के थ्रू फार्मर्स इन प्लांट्स की इमेज को कैप्चर करेंगे। जब इमेज को कैप्चर करेंगे तो ये ऐप उनको बताएगी ये कौन सा पेस्ट है, किस तरह का पेस्टिसाइड वो यूज करें, और कौन सी रेमेडी है जो वो फॉलो कर सकते हैं टू कीप देयर क्रॉप्स हेल्दी, राइट। सो हम ऐसे ऐप क्रिएट कर सकते हैं जो कैमरे के थ्रू कैप्चर्ड इमेजेस को देखकर प्लांट की कंडीशन बताएगी, कौन सा पेस्ट की वजह से खराब हो रही है या किस तरीके से आप अपने क्रॉप्स को हेल्दी रख सकते हो। इस पर्टिकुलर ऐप को क्रिएट करने के लिए अगर आप देखो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, तो अगर हम इन सभी स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझते ही हैं फार्मर से बात करके। तो ये पहला ही स्टेप होता है, जब हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि इंसेक्ट की वजह से, पेस्ट की वजह से फार्मर्स की जो क्रॉप्स है वो खराब हो रही है। एंड सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें ऐप इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करेगी। तो हम क्रॉप्स की इमेजेस गैदर करेंगे, फार्मर्स के बारे में पता करेंगे, ये कौन सा एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा डेटा इकट्ठा करोगे, राइट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे फार्मर्स को पता नहीं चल रहा कि कौन सा पेस्टिसाइड वो यूज करें, वो पेस्ट कौन सा है जिसकी वजह से खराब हो रही है उनकी क्रॉप्स। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने डेटा गैदर किया है, जो क्रॉप्स की इमेज गैदर की है, उस इमेजेस के अंदर देखेंगे वो कौन सा पैटर्न है जिससे पता चले कि ये कौन सा पेस्ट है जिसकी वजह से इस तरह का पैटर्न प्लांट्स के अंददर दिखाई देता है या प्लांट्स इस तरीके से खराब होते हैं, राइट। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डैमेज प्लांट्स के पैटर्न्स देख के पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये पिंक बॉल वॉर्म की वजह से है। उनके लीव्स के पैटर्न को देखकर जिस तरीके से वो खराब हो रही है, उस पैटर्न को देख के पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पेस्ट की वजह से वो खराब हो रही है, राइट। तो हम जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके अंदर पैटर्न्स देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे
जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होता है ऐप को क्रिएट करने की, जो पेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगी एंड देन उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देगी, राइट। तो यानी हम इस पर्टिकुलर स्टेज में जब हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे जो पर्टिकुलर पैटर्न को देखकर रिकॉग्नाइज करेगी कि ये पिंक बॉलवर्म पेस्ट है, एंड देन पिंक बॉलवर्म को रिमूव करने के लिए कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए वो रिकमेंडेशन भी देगी, राइट। जब हमारी ऐप क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्या सीधा फार्मर्स को हैंड ओवर कर देंगे? नो, सबसे पहले तो हम खुद ही चेक करेंगे कि जो ऐप हमने बनाई है वो सही भी बनाई है या नहीं। तो हम नेक्स्ट स्टेज में हम अपनी ऐप को टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम फार्मर्स को तो दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ पेस्ट को इकट्ठा करेंगे। सपोज हमने कुछ पेस्ट इकट्ठे किए और एक शीट पर उनको रखा, उन सभी पेस्ट को, और अपनी ऐप ओपन किया, ऐप का कैमरा ओपन किया एंड देखा कि कैमरे के थ्रू जो कैप्चर्ड इमेज है उसको देखकर क्या हमारी ऐप आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन से पेस्ट है, पेस्ट के नेम को आइडेंटिफाई कर पा रही है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर पेस्ट को रिमूव करने से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन दे पा रही है। तो अगर यहाँ इस स्टेज पर हमारी ऐप अच्छे से काम करती है तो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, फार्मर्स की मोबाइल पर उस ऐप को इंस्टॉल कर देंगे, राइट। तो दीज आर द स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे। अब इन सभी स्टेप्स को अगर हम प्रोजेक्ट साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनसे मैच करें, तो जब हम फार्मर से बात करके प्रॉब्लम को समझते हैं उस पर्टिकुलर स्टेप को हम प्रॉब्लम स्कोपिंग कहते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं तो उस स्टेज को हम डेटा एक्विजिशन कहते हैं, और जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को ताकि हमें पता चले कि पेस्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस स्टेज को हम डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज कहते हैं। देन जब हम अपनी ऐप क्रिएट करते हैं, एक्चुअली में प्रोग्राम बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, देन उस पर्टिकुलर स्टेज को हम मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद जब हम अपनी ऐप को टेस्ट करते हैं देन उस स्टेज को इवेल्युएशन स्टेज कहते हैं, राइट। और जब फाइनली हम फार्मर की मोबाइल पर अपनी ऐप को इंस्टॉल करेंगे देन उस पर्टिकुलर स्टेज को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये 6 स्टेजेस हैं, ये 6 स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम एआई मॉडल क्रिएट करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जरूरत क्या है? हम बिना इन स्टेप्स को जाने भी डायरेक्टली बनाना शुरू कर सकते हैं एआई प्रोजेक्ट, बट नो, अगर आपको पहले से ही स्टेप बताऊंगी तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, आप बहुत फास्ट वे में अपना सॉल्यूशन, एआई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। तो कम एफर्ट लगेंगे अगर आपको पहले से पता है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेकंड इज मॉड्यूलरिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आपने पूरे होल प्रोसेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। और एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली उस स्टेज पर जाकर उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, राइट। आपको पूरे प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा। सपोज हमें पैटर्न नहीं समझ में आ रहे हैं तो डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज पर जाएंगे और हम अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बाकी के स्टेजेस पर जाकर हमें चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड्यूलिटी हमें मिलती है, दूसरा हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, right? So AI project cycle is really helpful in creating an AI models. So we have understood what are these 6 stages. And now अब इन सभी 6 स्टेजेस को वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम समझने के लिए हम यूज करते हैं 4W कैनवास। 4W कैनवास का मतलब है हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु, मतलब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है। स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टेक होल्डर्स मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके बारे में पता लगाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ये लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में पेस्ट की वजह से क्रॉप खराब हो रही थी, ये प्रॉब्लम थी, राइट। सो यहाँ पर हम पता लगाएंगे प्रॉब्लम क्या है। एंड वेयर में हम ये पता लगाएंगे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम जिस पर्टिकुलर लोकेशन में या किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उससे भी हमें प्रॉब्लम को समझने में हेल्प मिलती है। तो जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन में जो प्रॉब्लम है वो फील्ड में क्रिएट हो रही थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई,
कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बेनिफिट क्या होगा, किसको बेनिफिट होगा, क्या वैल्यू ऐड होगी अगर हम इसके लिए एक एआई सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। सो ये दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम 4W कैनवास में फाइंड आउट करते हैं और जिनके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं, इस प्रॉब्लम को स्कोप करते हैं। जब हमें ये प्रॉब्लम स्कोप हो जाती है तब हम इसी स्टेज पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखते हैं, यानी अब हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, राइट। प्रॉब्लम को जब अच्छे से समझ लिया तो हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यूज करते हैं। ऑलरेडी एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको फिल करेंगे तो हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम टेम्पलेट कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर हम स्टेक होल्डर्स फिल करते हैं कि कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है और प्रॉब्लम क्रिएट करने से किसको बेनिफिट होगा और क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो भी हम यहाँ पर फिल करते हैं, राइट। सो जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट। सो फार्मर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उनकी जो क्रॉप्स है पेस्ट की वजह से डैमेज हो रही है और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, फील्ड में। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एक एआई एनेबल्ड ऐप बनाना। और उससे हेल्प किसको मिलेगी, बेनिफिट किसको होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। और क्या बेनिफिट होगा, वो सब बेनिफिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू इन द फर्स्ट स्टेज। नाउ इसके बाद आती है सेकंड स्टेज, डेटा एक्विजिशन स्टेज। यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं। तो डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट, नंबर, इमेज, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। तो डेटा मतलब एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हर प्रोजेक्ट में, हर एआई मॉडल में डेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उस डेटा को यूज करके ही हम अपने एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है हम उसे लर्न करवाते हैं, राइट। जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में देखा, हमने अपने एआई मॉडल को पेस्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाया, तो उसके लिए पेस्ट की इमेजेस होनी चाहिए, राइट। अगर आपने गलत पेस्ट की, किसी दूसरे फील्ड की इमेजेस अगर अपनी ऐप को ट्रेन करवा दिया तो वो गलत डेटा पे ट्रेन होगा, उस पर्टिकुलर फार्मर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो डेटा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही डेटा इकट्ठा करें। और जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक डेटा होता है जो हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है जब हम अपने मॉडल को लर्न करवाते हैं, राइट। सो जो भी हमें अपने मॉडल से, अपने एआई सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं उससे जो भी आउटपुट दिलवाना है, वो उस आउटपुट को दिलवाने के लिए सबसे पहले हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे, लर्न करवाएंगे। जब हम अपने मॉडल को सिखाते हैं, मशीन को टीच करते हैं, लर्न करवाते हैं, देन वो जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं। और ट्रेनिंग के टाइम पर जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं उस डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, राइट। तो लेट्स से हम एक सैलरी प्रेडिक्शन मॉडल बना रहे हैं। तो सैलरी प्रेडिक्शन के लिए डेटा क्या होगा, बेसिक पे कितना है, कितने % अलाउंस मिल रहा है, और भी कोई बेनिफिट है तो वो कौन सा है, एंड देन इन द एंड सैलरी कितनी बन रही है, राइट। सो दिस इज द डेटा जो हम अपने मॉडल को दे रहे हैं। मॉडल इस डेटा से लर्न कर रहा है, ओके बेसिक पे अगर 5000 है, 10% अलाउंस है, तो उसकी जो सैलरी है वो 28,000 बन रही है। ऐसे ही बेसिक पे अगर 6000 है, 12% अलाउंस है, देन उसकी जो सैलरी है वो 31,000 बन रही है, राइट। सो इस टाइप के डेटा से मॉडल लर्न कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के टाइम पे जो डेटा यूज हो रहा है, इस डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, राइट। अब हमारा मॉडल बन गया, तैयार हो गया, अब हम मॉडल को टेस्ट करेंगे। जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में देखा, हमने कुछ पेस्ट इकट्ठे किए और एक शीट पर उनको एम्प्टी किया एंड देन हमने चेक किया कि क्या हमारी ऐप उन पेस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रही है। वो जो पेस्ट हमने इकट्ठे किए हैं अपनी ऐप को चेक करने के लिए, वो क्या है, टेस्टिंग डेटा है, राइट। तो अभी इस सैलरी प्रेडिक्शन मॉडल में टेस्टिंग डेटा क्या है, हमने सपोज इस डेटा को टेस्टिंग डेटा रख लिया है, राइट। तो बेसिक पे 8000 है, 15% अलाउंस है, तो सैलरी इतनी बनती है। लेकिन क्या हमारा मॉडल ये सैलरी प्रेडिक्ट कर पाएगा? तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को ये डेटा देंगे, बेसिक पे और अलाउंस दे देंगे। अब हम अपने मॉडल से प्रेडिक्ट करवाएंगे, क्योंकि वो पहले पैटर्न्स देख चुका है ट्रेनिंग के टाइम पे कि किस तरह का पैटर्न किस तरह का सॉल्यूशन जनरेट कर रहा है।
राइट। तो अब इस तरह के पैटर्न पे वो क्या सोल्यूशन जनरेट करेगा? अगर वो 39,000 सैलरी जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब जो हमने मॉडल बनाया वो करेक्ट मॉडल बनाया है, राइट। सो यहाँ पर हम अपने मॉडल को टेस्ट करें और टेस्ट के टाइम पे जिस डाटा को आप यूज करो इसे हम बोलते हैं टेस्टिंग डाटा, राइट। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो उस डेटा से हमारा मॉडल लर्न करता है और उसके बाद हम अपने मॉडल को टेस्ट करते समय भी डेटा यूज करते हैं। तो जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो वो उस डेटा का ऑथेंटिक होना, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस से ही डेटा इकट्ठा करोगे। बट अब क्वेश्चन इज दैट कि हम डेटा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, राइट। तो हम लेट्स से जैसे कि प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल है तो आप क्या करोगे, सारे इम्प्लॉइज से डेटा इकट्ठा करोगे तो एक सर्वे करा सकते हो, राइट। सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेस जिससे हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। लाइक हम सर्वे करा सकते हैं, एक फॉर्म दे सकते हैं सबको कि वो फिल करेंगे, सर्वे करवाएंगे किसकी कितनी सैलरी है, कितना अलाउंस मिलता है और अदर बेनिफिट्स क्या है उनके। तो हम सर्वे के थ्रू डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा वेब स्क्रैपिंग, यानी इंटरनेट पे जो डाटा अवेलेबल है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो उसके लिए वेब स्क्रैपिंग टूल्स आते हैं। इन टूल्स का यूज करके हम किसी भी वेबसाइट से डाटा को स्क्रैप कर सकते हैं। बट आप जब भी इस वेब स्क्रैपिंग टूल्स यूज करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ओनर से परमिशन लेनी होती है। विदाउट दैट परमिशन वी कैन नॉट स्क्रैप द डाटा, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन कलेक्ट डाटा। एंड सेकेंड वे इज द सेंसर्स। लेट्स से आपको वेदर प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो वेदर का डेटा चाहिए आपको, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो उसके लिए हम सेंसर्स को सेट कर सकते हैं, सेंसर्स डेटा इकट्ठा करेंगे वेदर का। नेक्स्ट इज द कैमराज, यानी कैमरे के थ्रू इमेज कैप्चर करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में हमने किया, हमने क्रॉप्स की जो इमेज है वो कैप्चर की। तो कैमरे के थ्रू आप इमेज और वीडियोस कैप्चर करके भी डाटा इकट्ठा कर सकते हो। ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन से भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप पर्सनली जाकर खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ऑब्जर्वेशन से भी डाटा इकट्ठा होता है। एपीआईज के थ्रू डाटा इकट्ठा कर सकते हो। एपीआईज मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो लेट्स से जैसे कि सपोज मैं एक वेदर ऐप बना रही हूँ, राइट। अब मुझे वेदर का डाटा चाहिए, जैसे आज कैसा वेदर है मुझे ये अपने क्लाइंट्स को बताना है, बट मेरे पास वेदर का डाटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, जो हमारे गवर्नमेंट की वेदर ऐप है उससे कम्युनिकेट करूंगी, उससे डेटा लूंगी आज के वेदर का। देन फिर मैं अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर सकती हूँ, शो कर सकती हूँ अपनी ऐप पर। तो एपीआई के थ्रू दो एप्लीकेशंस, सपोज ये एक ऐप है, एक ये पर्टिकुलर ऐप है, आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एपीआईज, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो मैं एपीआई भेजूंगी गवर्नमेंट ऐप को, वो मुझे अगेन एपीआई का आंसर देंगे, देन उससे मुझे डाटा मिल जाएगा, राइट। तो एपीआई एक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरी ऐप से, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाटा मंगवाते हैं, राइट। सो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और कुछ आपकी बुक में गवर्नमेंट वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, वो एक बार आप बुक में देख लेना, मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको वेबसाइट्स के बारे में पूछा जाए वो कौन सी वेबसाइट है। तो कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं जो फ्री में डेटा प्रोवाइड करती हैं, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा डेटाबेस होता है तो वो फ्री में डेटा प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। तो उन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जाकर भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। So data is most important thing because it is the fuel of our AI models. AI models इसी से लर्न करेंगे और इसी के बेसिस पे प्रिडिक्शन करेंगे। तो इस डेटा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसा डेटा आप पुट करोगे अपने मॉडल में वैसा ही आउटपुट आप उन मॉडल से पाओगे, राइट। सो जंक इन जंक आउट। अगर आप चाहते हो आपका मॉडल गुड डिसीजन ले तो आप उसको गुड डेटा प्रोवाइड करोगे, ऑथेंटिक, रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करोगे, राइट। नाउ डेटा एक्विजिशन स्टेज पर आपको दो टर्म्स और मिलेंगी जिनको जानना आपको जरूरी है। फर्स्ट इज द डेटा फीचर। जब आप डेटा इकट्ठा करते हो तो आप ये भी चेक करते हो किस टाइप का डेटा इकट्ठा करना है। जैसे कि सैलरी वाली प्रॉब्लम में
आप एम्प्लॉइज की सैलरी से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करोगे जिससे उनकी सैलरी बनती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हर महीने कितना खर्च किया, एक्सपेंसेस का डाटा तो इकट्ठा नहीं करोगे ना। तो डेटा फीचर का मतलब है कि जो जिस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है उसके फीचर्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, राइट। सो यहाँ पर डेटा फीचर्स का मतलब है टाइप ऑफ डेटा। जैसे कि सैलरी वाली प्रॉब्लम में जो बेसिक पे है, इंक्रीमेंट का परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट से हर साल इंक्रीमेंट होता है, कितने पीरियड में यानी कितने गैप में इंक्रीमेंट होता है, बोनस कितना मिलता है, राइट, अलाउंस कितने मिलते हैं। तो इस तरह का डाटा इकट्ठा करोगे क्योंकि ये सब सारा डेटा सैलरी को बताता है आखिर में कितनी सैलरी बनेगी। सेकेंड टर्म इज द सिस्टम मैप। सो जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसके जितने भी फीचर्स हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सैलरी के केसेस में सैलरी अमाउंट, इंक्रीमेंट, अलाउंस, बोनस, ये सारे फीचर्स हैं। इनका आपस में रिलेशन कैसा है, कैसे एक पर्टिकुलर फीचर दूसरे पर्टिकुलर फीचर को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सिस्टम मैप बनाने के बाद हमें पता चलेगा। तो सिस्टम मैप एक ग्राफिकली इमेज है जो हमें डिफरेंट डेटा फीचर्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है कि कैसे एक पर्टिकुलर फीचर दूसरे पर्टिकुलर फीचर को अफेक्ट कर रहा है। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिस्टम मैप यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर एक हाउस प्रेडिक्शन मॉडल का के जो फीचर्स है उनको यूज किया है। आप खुद यहाँ पर एक सैलरी प्रेडिक्शन मॉडल के फीचर्स यूज करके सिस्टम मैप बना सकते हो। तो सिस्टम मैप हम खुद भी बना सकते हैं या फिर इस सिस्टम मैप बनाने के लिए टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, उन टूल्स को यूज करके भी आप सिस्टम मैप बना सकते हो। तो एक हाउस प्रेडिक्शन मॉडल में किस टाइप का डाटा यूज होता है, हाउस का साइज कितना है, मतलब 100 स्क्वायर फीट में है या 200 स्क्वायर फीट में है, किस लोकेलिटी में है, कोई पोश एरिया है या नॉर्मल लोकेलिटी है, तो लोकेलिटी से भी हाउस के प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। एमिनिटीज क्या है, क्या फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि स्विमिंग पूल भी है हाउस में, लिफ्ट भी है, लेट्स से अगर कोई फ्लैट है तो लिफ्ट है, कार पार्किंग एरिया भी है या नहीं है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हाउस के प्राइस को चेंज करेंगी, हाउस के प्राइस को अफेक्ट करेंगी, राइट। कम या ज्यादा प्राइस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दीज एमिनिटीज। एंड सेकंड एक और फैक्टर लिया है मैंने, फ्लड रिस्क जोन, कि अगर आपका जो हाउस है वो ऐसे एरिया में जहां पर फ्लड हो सकती है तो भी प्राइसेस अफेक्ट होंगे। हाँ, तो इस सिस्टम मैप में ये जो एरो है ये कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, और ये जो एरो जिस तरफ होता है उस पर कितना अफेक्ट पड़ेगा इस पर्टिकुलर फीचर का वो ये बताता है। जैसे कि फ्लड रिस्क जोन है, ये रिस्क हाई या लो होने पर अफेक्ट किस पे पड़ेगा, हाउस प्राइस पे पड़ेगा, इसलिए जो एरो है वो इस तरफ है, राइट। और यहाँ पर ये जो माइनस एंड प्लस का साइन है ये रिलेशनशिप बता रहा है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। प्लस बताता है कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड माइनस बताता है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। दोनों में मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे जो हाउस का साइज है वो ज्यादा होने पर ज्यादा प्राइसेस होंगे उस हाउस के, अगर कम साइज होगा तो कम प्राइसेस होंगे। ऐसे ही अम्यूनिटीज जितनी ज्यादा फैसिलिटी होगी उतने ज्यादा प्राइसेस होंगे, कम फैसिलिटी होने पर हाउस का जो प्राइस है वो कम होगा। बट अगर हम फ्लड रिस्क की बात करें, यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसका मतलब है अगर फ्लड रिस्क कम है वहां पर अगर फ्लड नहीं आएगी तो हाउस के प्राइसेस आपको हाई मिलेंगे। बट अगर हाई रिस्क जोन है, अगर फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हैं तो जो हाउस प्राइस है वो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वहां पर कोई भी हाउस खरीदना नहीं चाहेगा, तो ऑटोमेटिकली हाउस प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे वहां पर, राइट। सो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। और जो लॉन्गर एरो है वो ये बताता है कि अफेक्ट को ओकर होने में कितना टाइम लगेगा। अभी ये वाला जो पॉइंट है आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम मैप में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सिस्टम मैप मैंने खुद ही बनाया था, तो मैंने इस पॉइंट पर इतना ध्यान नहीं दिया है, तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही एरो ड्रॉ कर दिए हैं। बट जब आप किसी पर्टिकुलर टूल को यूज करके सिस्टम मैप बनाते हो तो लॉन्गर एंड शॉर्टर एरो भी अफेक्ट बताता है कि उस पर्टिकुलर अफेक्ट को होने में कितना टाइम लगेगा, राइट। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिस्टम मैप्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डेटा फीचर्स मतलब जो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस किस टाइप का डाटा इकट्ठा कर रहे हो,
और सिस्टम मैप हमें बताता है जितने भी टाइप का डाटा इकट्ठा कर रहे हो, हर डेटा फीचर के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसा है, कैसे एक पर्टिकुलर डेटा फीचर दूसरे डेटा फीचर को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो इससे हमें अपनी प्रॉब्लम को और समझने में हेल्प मिलती है। तो डेटा एक्विजिशन के टाइम पर सिस्टम मैप भी बनाया जाता है। नाउ स्टेज 3 इज डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। इस स्टेज में हम अपने डेटा के अंदर से पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लाइक जैसे पेस्ट इन्फेस्टेशन वाली प्रॉब्लम थी, उसमें हमने लीव्स के पैटर्न्स देखकर पता लगाया कि ओके ये पैटर्न तो एक बिग पिंक बॉल फॉर्म इंसेक्ट है वो क्रिएट करता है। तो उन पैटर्न्स को देखने के बाद आपको पता चला ये कौन सा पेस्ट है जो इस तरह के पैटर्न क्रिएट करता है, राइट। इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, जैसे वेदर प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है तो अगर वो वेदर क्लाउडी वेदर है, वो कब क्लाउडी वेदर बताएगा, क्या क्या ह्यूमिडिटी होगी, कितना एयर प्रेशर होगा कि वो क्लाउडी वेदर प्रिडिक्ट करेगा, या रेनी वेदर प्रिडिक्ट करेगा, राइट, या टेम्परेचर प्रिडिक्ट कर रहा है। तो उन पैटर्न्स को हम यहाँ पर डेटा में एक्सप्लोर करेंगे। और डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। विजुअलाइज का मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। जैसे पेस्ट इन्फेस्टेशन में तो हमें डेटा को विजुलाइज करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर हम चाहें, हम दूसरों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम डेटा को विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो विजुलाइज करने से हम डेटा के और भी पैटर्न्स और रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड देन जब हमें पूरे पैटर्न्स पता चल जाएंगे तो हम अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन से आप अपने डेटा को इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर पाओगे। तो विजुलाइज कैसे करेंगे? विजुलाइजेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बबल चार्ट, लाइन ग्राफ। डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम इनमें से किसी भी टेक्निक को यूज करते हैं और हर टेक्निक आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर आप बार ग्राफ बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो, तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है। लाइक जैसे अगर हम सैलरी प्रिडिक्शन मॉडल की बात करें, तो जो इम्प्लॉइज इस हाईएस्ट बार के अंदर आएंगे, मतलब उन इम्प्लॉइज जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा है, राइट। तो हर विजुअलाइजेशन टेक्निक अलग तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, उस तरह का विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो। तो और इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर आप और भी बहुत सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी विजुअलाइजेशन टेक्निक किस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, राइट। नाउ इसके बाद आती है स्टेज 4 मॉडलिंग स्टेज। अब हमने स्टेज 3 के अंदर डाटा को एक्सप्लोर कर लिया, पैटर्न्स फाइंड आउट कर लिए, विजुलाइज करके देख लिया और अच्छे से अपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया, राइट। अब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडलिंग स्टेज में हम अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल का मतलब होता है एल्गोरिथम क्रिएट करना, राइट। तो एल्गोरिथम ऑलरेडी अवेलेबल भी होते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं या खुद का अपना एल्गोरिथम भी डेवलप करते हैं। तो हम कैसा एल्गोरिथम डेवलप करते हैं? लाइक जैसे हमने पेस्ट इन्फेस्टेशन प्रॉब्लम में देखा, वो पर्टिकुलर पैटर्न को देखकर पिंक बॉल वोम को रिकॉग्नाइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे जो इमेज के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करने के बाद ये बताएगा कि ये कौन सा इंसेक्ट है, राइट। सो इस स्टेज पर हम अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करवाते हैं डेटा देकर। तो यहाँ पर हम अपने एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। तो जब आप एल्गोरिथम्स डेवलप करते हो तो हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, और वी कैन से वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स। वन इज द रूल बेस्ड मॉडल्स एंड वन इज द लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। अब आप की प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि आप रूल बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हो या लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हो। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रूल बेस्ड मॉडल्स में होता है फिक्स्ड रूल्स आप अपने एल्गोरिथम में फीड करते हो, जैसे इफ देन एल्स, अगर ये कंडीशन है तो ये आउटपुट होगा, अगर ये कंडीशन है तो ये आउटपुट होगा, राइट। सो इफ देन को यूज करके आप अपने मॉडल्स में रूल्स फीड करते हो और ये रूल्स कभी चेंज नहीं होते। जैसे अगर आपने कभी किसी कस्टमर केयर में बात की है तो चैटबॉट पे जब आप बात करते हो तो फिक्स्ड वे में बात करते हैं आपसे कि अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो 0 प्रेस करो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, राइट। सो इस तरीके से बात करते हैं। तो रूल्स के बेसिस पे काम करें। इन रूल से अलग अगर आपने कुछ भी कम्युनिकेट किया तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे।
तो रूल बेस्ड मॉडल्स के अंदर फिक्स्ड रूल्स हैं जो फीड किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, सपोज हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो ये सजेस्ट करेगा, ये प्रेडिक्ट करेगा कि आप गोल्फ खेलने के लिए जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो उसके लिए ये फिक्स्ड रूल्स हैं, वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कैसे है। तो अगर रेनी सीजन है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी भी हाई है बट विंड नहीं है, तो आप खेलने नहीं जा सकते। राइट, सो इस तरह के रूल्स होंगे तो वो आपको हमेशा मना करेगा। बट अगर सनी वेदर है, टेम्परेचर माइल्ड है, इतना हाई नहीं है, ह्यूमिडिटी बेशक से हाई हो बट विंड भी नहीं है, तो इस केस में वो हमेशा आपको अलाउ करेगा जाने को। तो यहाँ पर जो रूल्स है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसीलिए ये जो मॉडल्स हैं ये अडेप्ट नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। जो इस तरह का डेटा ये है, ये पर्टिकुलर कंडीशन उन्हें मिलेगी तो ही वो आउटपुट जनरेट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर डेटा के चेंज होने पर आपको रोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो दोबारा से आपको अपना मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। जबकि जो लर्निंग बेस्ड मॉडल्स होते हैं उनमें हम सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं। राइट, जैसे मुझे अपने मॉडल को इन फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाना, तो ये डेटा, ये मैं मशीन को, अपने मॉडल को डेटा प्रोवाइड करूंगी, मॉडल इस डेटा में से अपने आप ही पैटर्न्स फाइंड आउट करेगा, रूल्स को फाइंड आउट करेगा, वो अपने आप सीखेगा। मशीन इजीली इस ट्रेनिंग के बाद आइडेंटिफाई कर पाएगी कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन बनाना। राइट, तो यहाँ पर मॉडल ने एप्पल एंड बनाना को आइडेंटिफाई करना सीखा। बट लेट से अब हम इस मॉडल को ऑरेंज को आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं, तो हम इस मॉडल को ये जो नया डाटा है ऑरेंज का ये प्रोवाइड कर देंगे। तो अब मॉडल नए डाटा से अपने आप को इम्प्रूव कर लेगी। तो यहाँ पर जो मॉडल्स होते हैं वो एडेप्टिव होते हैं। एडेप्टिव मतलब वो चेंज हो सकते हैं जब उन्हें नया डाटा मिलेगा। राइट, सो नया डेटा से हम अपने इस मॉडल को ट्रेन करेंगे तो उस नए डेटा में से वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीख लेगा। तो हमें जो मॉडल एक बार बना दिया है हम उसको चेंज नहीं करते, बस नए तरीके का डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उस नए डेटा से सीख जाएगा। इसीलिए लर्निंग बेस्ड मॉडल्स जो होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं। बट इनको सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। जितना ज्यादा आप डेटा प्रोवाइड करोगे, जितना अच्छा डेटा आप प्रोवाइड करोगे, उतने अच्छे तरीके से मॉडल्स लर्न करते हैं। तो लर्निंग बेस्ड मॉडल्स अपने आप लर्न करते हैं डेटा से, जबकि रूल बेस्ड मॉडल्स रूल्स पर वर्क करते हैं। और रूल्स जो हमने मॉडल में एक बार फीड कर दिए तो हम उनको इजिली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये मॉडल अडेप्टिव नहीं होते। राइट, इनको हम स्टैटिक कहते हैं। ये मॉडल स्टैटिक बिहेवियर को शो करते हैं जो चेंज नहीं होता है। और ये मॉडल इसीलिए इजीली प्रिडिक्टेबल है, हमें पता रहता है कि ये क्या आंसर देने वाले हैं, क्या आंसर दे सकते हैं। जैसे कि कस्टमर केयर चैटबॉट में देखा, 0 प्रेस करने पर हिंदी में वो आपसे बात करेगा, 1 प्रेस करने पर इंग्लिश में बात करेगा। तो प्रिडिक्टेबल होते हैं इस तरह के मॉडल्स, और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हमें पता रहता है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। राइट, अगर हम लर्निंग बेस्ड मॉडल का एग्जांपल देखें तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ये डेटा हम मशीन को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दिस इज द लेबल्ड डेटा सेट। वो हम आगे जाके सीखेंगे ये लेबल्ड डेटा सेट क्या होता है। लेबल का मतलब है हर डेटा के नीचे एक लेबल दिया हुआ है कि वो डेटा कौन सा है। जैसे ये एप्पल है तो इसके नीचे एप्पल लिखा हुआ है। तो इस डेटा से हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। जब एक बार मॉडल तैयार हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, उसके बाद जब हम इस मॉडल को नया डेटा देते हैं, टेस्टिंग डेटा देते हैं, देन ये मॉडल उस डेटा को आइडेंटिफाई कर पाता है, बता पाता है कि ये जो नया डेटा है ये एप्पल का डेटा है। राइट, सो दीज आर द रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड मॉडल। सो जब आप मॉडल डिजाइन करते हो तो पहले आप ये सोचते हो कि आपकी प्रॉब्लम के लिए रूल बेस्ड मॉडल सही रहेगा या लर्निंग बेस्ड मॉडल सही रहेगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रूल्स को फिक्स करने के बाद वो इजिली डिसीजन ले सकता है, देन हम रूल बेस्ड मॉडल बनाएंगे। बट हमें अगर एडेप्टिव मॉडल चाहिए कि हम नया डेटा प्रोवाइड करें और उस नए डेटा पे वो प्रिडिक्शन कर पाए, तब देन हम लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाएंगे। राइट, तो यहाँ पर हम मॉडल चूज करके अपने मॉडल को डिजाइन करते हैं। बट मॉडलिंग स्टेप पर आपके 3 टर्म्स हैं जो हमेशा यूज होती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। These 3 terms are AI, ML and DL, which stands for artificial intelligence, machine learning and deep learning.
तो एआई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब किसी भी टेक्निक को यूज करके कंप्यूटर्स या आपके मोबाइल फोन्स या रोबोट यानी कोई भी डिवाइस जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करता है देन हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस बोलते हैं, एआई कहते हैं हम उन मशीन्स को, राइट। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में सीखा कि जो हम एआई मॉडल्स क्रिएट करते हैं हम वो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक रूल बेस्ड तरीके से, एक लर्निंग बेस्ड तरीके से। तो आप किसी भी तरीके से एआई मॉडल क्रिएट करो, चाहे रूल्स को मशीन के अंदर फीड करके आप अपनी मशीन को डिसीजन लेना सिखाओ या फिर डेटा देकर मशीन को लर्न करवाओ, बट दोनों ही केस में जो भी मॉडल बनेगा वो एआई बिहेवियर को शो करेगा। जैसे कस्टमर केयर के जो चैटबॉट हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि वो रूल्स को यूज करके आपसे बात कर रहे हैं कि आप 0 प्रेस करेंगे तो वो हिंदी में बात करेगा, 1 प्रेस करोगे तो इंग्लिश में बात करेगा, तो वो रूल्स यूज कर रहा है बट वो कम्युनिकेट तो कर रहा है आपसे, राइट। सो वो भी एक एआई है। बट जब एआई के अंदर इवोल्यूशन हुआ देन एक और टर्म सामने आती है, मशीन लर्निंग। यहाँ पर हम ऐसी एआई तैयार करते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं जो डेटा से लर्न करती है। तो इसका मतलब जो भी लर्निंग बेस्ड मॉडल्स होते हैं वो या तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होंगे या फिर वो डीप लर्निंग के मॉडल्स होंगे, और जो रूल बेस्ड मॉडल्स होते हैं उनको हम एआई कह सकते हैं बट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग नहीं कह सकते। और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के दोनों तरह के मॉडल्स को हम एआई भी कह सकते हैं, एमएल भी कह सकते हैं, डीएल भी कह सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के थ्रू भी जो मॉडल्स बनेंगे वो भी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शो करेंगे, इसलिए हम उनको भी एआई कह सकते हैं। तो मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई, राइट। तो ये एआई का ही पार्ट होता है मशीन लर्निंग। एआई के अंदर ही इवोल्यूशन किया तब हमने अपनी मशीन्स को डेटा से लर्न करना सिखाया, देन वो इंटेलिजेंट बनना शुरू हुई। तो यहाँ पर हम मशीन को डेटा से लर्न करवाते हैं, एक्सपीरियंस से किसी भी पर्टिकुलर टास्क में इंप्रूव करना सिखाते हैं, उसे ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस मशीन लर्निंग के अंदर अगेन इवोल्यूशन हुआ, उस देन हमारे सामने डीप लर्निंग का कंसेप्ट आता है। तो डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है जो कि इवेंचुअली फिर एआई का ही पार्ट बनता है। तो एआई का सब पार्ट मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का सब पार्ट डीप लर्निंग है। अब डीप लर्निंग क्योंकि मशीन लर्निंग का सब पार्ट है तो इसमें भी मशीन्स लर्न करती है, तो डीप लर्निंग में भी लर्निंग बेस्ड मॉडल्स ही बनते हैं और यहाँ पर भी मशीन्स डेटा से लर्न करती है। बट मशीन लर्निंग से डिफरेंट क्यों है, यहाँ पर मशीन अपने आप लर्न करती है, अपने आप खुद ट्रेन होती है, जबकि मशीन लर्निंग के अंदर प्रोग्रामर्स मशीन को ट्रेन करवाते हैं डेटा देकर। बट डीप लर्निंग के अंदर मशीन्स अपने आप ही डेटा से लर्न करती है, बट हमें बहुत सारा डेटा मशीन को प्रोवाइड करना होता है। और यहाँ डीप लर्निंग के अंदर मशीन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाती है कि वो अपने लिए खुद भी एल्गोरिथम डेवलप कर सकती है, क्योंकि वो खुद ही लर्न कर रही है डेटा से। प्रोग्रामर्स उनको डेटा देकर ट्रेन नहीं करवा रहे, उनको बता नहीं रहे कि ये सही आउटपुट है या ये गलत आउटपुट है। यहाँ पर डीप लर्निंग में मशीन अपने आप ही सही आउटपुट तक पहुंचती है, राइट। सो यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये एआई के ही सब पार्ट्स हैं। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के थ्रू भी जो एआई मॉडल्स बनते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को शो करते हैं, इसीलिए उनको भी हम एआई कहते हैं। बट ये दोनों लर्निंग बेस्ड मॉडल्स हैं, राइट। सो एआई यहाँ पर एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट। अगर आप रूल बेस्ड मॉडल बनाते हो या फिर आप लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाते हो, दोनों में से कोई भी मॉडल बनाओ वो मॉडल एआई ही कहलाएगा, राइट। बट अगर आपने लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाया है तो या तो मशीन लर्निंग हो सकता है या फिर वो डीप लर्निंग हो सकता है, राइट। सो इन दोनों में से कोई भी टेक्निक वो यूज कर सकता है, राइट। सो इसका मतलब मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग से पहले जो एआई मॉडल्स बनते थे वो सिर्फ रूल्स को यूज करते थे, इसलिए हम उन मॉडल्स को भी एआई कहते थे, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन ले सकते थे, लर्न कर सकते थे, प्रेडिक्शन कर सकते थे। नाउ इसके बाद स्टेज 5 आती है। तो हमने स्टेज 4 तक देखा। हम स्टेज 4 में हम अपने मॉडल्स तैयार करते हैं, या तो रूल बेस्ड यूज करके तैयार कर सकते हो या लर्निंग बेस्ड यूज करके तैयार कर सकते हो। और लर्निंग बेस्ड में भी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी प्रॉब्लम किस तरह की है। नाउ
अब अपने मॉडल तैयार कर लिया, उसके बाद स्टेज आती है इवैल्यूएशन स्टेज। यहाँ पर हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं, मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हम मॉडल को डेटा देते हैं, फ्रेश डेटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर मॉडल की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि मॉडल कैसा काम कर रहा है। तो मॉडल जो भी आउटपुट दे रहा है उससे हम पता लगाएंगे कि वो मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है। और उसका पता लगाने के लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं, लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफएन स्कोर। अब इन सभी पैरामीटर्स को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल्स किस तरह के रिजल्ट जनरेट करता है। अगर हम मॉडल्स के रिजल्ट देखें तो जो मॉडल रिजल्ट देता है उसे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। अब इन सभी रिजल्ट्स को समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक मॉडल है जो फॉरेस्ट फायर के बारे में प्रिडिक्ट करेगा कि जंगल में आग लगी है या नहीं। अगर उसका जो प्रिडिक्शन है वो रियलिटी से मैच करता है तो इसका मतलब वो जो रिजल्ट देता है वो हमेशा ट्रू होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, मॉडल ने यस में रिजल्ट दिया कि आग लगी है, और जब रियलिटी में चेक किया गया तब भी आग लगी थी। तो ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि रियलिटी से मैच करता है। और इस रिजल्ट को पॉजिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मॉडल है वो यस में रिजल्ट दे रहा है। तो यस मतलब पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव यूज हुआ है। अब लेट्स से मॉडल पॉजिटिव रिजल्ट तो दे रहा है बट वो रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर नो है, मतलब रियलिटी में तो आग लगी ही नहीं। तो यहाँ पर मॉडल का जो रिजल्ट है वो गलत हो गया है, तो दिस इज द फॉल्स रिजल्ट। बट फॉल्स पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि मॉडल तो यस में रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर हम जो मॉडल रिजल्ट दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं वो बता रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही मॉडल जब नो में रिजल्ट देगा तो नेगेटिव रिजल्ट, अगर वो रियलिटी से मैच करता है तो ट्रू नेगेटिव रिजल्ट, और अगर रियलिटी से मैच नहीं करता तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। तो इस तरीके से ये 4 तरह के रिजल्ट मॉडल जनरेट करता है। अब इन चारों रिजल्ट्स को हम इन पैरामीटर्स में यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे एक्यूरेसी का मतलब होता है मॉडल कितना सही है, मॉडल ने कितनी बार एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड किया है। लेट से हमने मॉडल को 10 बार यूज किया और 10 में से लेट से वो 8 बार सही रिजल्ट दे रहा है, तो यहाँ पर मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? 80%, राइट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक्यूरेसी है कि कितना एक्यूरेट है, उससे हम मॉडल का परफॉर्मेंस एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते, उसकी एफिशिएंसी का पता नहीं लगा सकते। तो हमें बाकी के पैरामीटर्स को भी चेक करना होता है। तो यहाँ पर प्रिसीजन का मतलब होता है कि जब मॉडल फ्लैग करता है, यानी मॉडल जब यस में रिजल्ट दे रहा है, उसका यस की क्वालिटी कैसी है, कितनी बार उसका जो यस का प्रिडिक्शन है, पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, वो सही निकला, उसके पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की क्वालिटी कैसी है। लेट्स से हम मॉडल को 10 बार चेक कर रहे हैं और मान लेते हैं इस 10 बार में से वो 7 बार यस रिजल्ट दे रहा है और लेट्स से 3 बार वो नो रिजल्ट दे रहा है। बट इस 7 बार यस में से 5 यस हैं उसके जो बिल्कुल सही निकले, यानी रियलिटी से मैच किए 5 यस, और 2 यस हैं जो रियलिटी से मैच नहीं किए, वो मॉडल के गलत निकले, राइट। तो यहाँ पर ये जो प्रिसीजन है, ये टोटल जो उसके यस थे, यानी 7 यस में से उसके सही कितने निकले? 5। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रिसीजन, यानी उसकी जो यस है उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना यस उसका सही निकलता है, वो हम प्रिसीजन में देखते हैं। एंड रिकॉल में हम देखते हैं रियल केसेस को। रियलिटी में जो यस है, रिकॉल आर से स्टार्ट होता है तो आप उससे याद रख सकते हैं। रियलिटी में जो यस है, रियलिटी में कितनी बार यस है? अगर हम देखिए रियलिटी में यस है, यहाँ पर यस है और यहाँ पर यस है। और लेट्स एज्यूम जो मॉडल के नो है, एज्यूम करते हैं 2 बार मॉडल यहाँ पर जो नो रिजल्ट दे रहा है वो सही निकला, और 1 बार मॉडल का जो नो है वो गलत निकला, वो रियलिटी से मैच नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं रियलिटी में कितनी बार आग लगी है? 5 और यहाँ पर 1, राइट। 5 और 1 6 बार लगी है, और इस 6 बार में से मॉडल कितनी बार सही था? 5 बार सही था। सो दिस इज द रिकॉल।
यानी रियल केसेस में से कितने वो आइडेंटिफाई कर पाया सही सही, उसकी क्वालिटी क्या है, वो हम रिकॉल से पता लगाते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हो, वो बताएगा कि कौन सा पैरामीटर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि सपोज कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो कैंसर के पेशेंट्स को सही सही आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो कैंसर क्या है, रियलिटी है, और वो सारे के सारे सही होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी रिजल्ट मॉडल ने गलत दिया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया वो कैंसर के पेशेंट्स को, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जान जा सकती है, उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हम रिकॉल को निकालेंगे, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि कौन सा पैरामीटर बेटर रहेगा, उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम उस प्रॉब्लम के लिए चूज करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रिसीजन रिकॉल दोनों को ही कैलकुलेट करना होता है, दोनों ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देन हम उस केस में FN स्कोर निकालते हैं। FN स्कोर क्या करता है, प्रिसीजन रिकॉल दोनों का बैलेंस हमें बताता है, दोनों का एवरेज मीन निकालता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 into P मतलब प्रिसीजन, प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, राइट। तो इस तरीके से हम FN स्कोर निकालते हैं, ये दोनों के बैलेंस को हमें निकाल के दिखाता है। तो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम पैरामीटर निकालेंगे और अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एक पैरामीटर और होता है ROC, जिसकी फुल फॉर्म है रिसीवर ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ROC मैट्रिक। ये भी एक पैरामीटर है। जैसे आपकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड FN स्कोर है, उसी तरीके से एक ROC पैरामीटर भी होता है। सो डिफरेंट मॉडल्स को हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा मॉडल कितने TP रेट्स, ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, राइट। सो दिस इज द TP एंड दिस इज FP, यानी जो मॉडल के यस वाले रिजल्ट है वो कितने गलत है वो यहाँ मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स के रिजल्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पता लगाते हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कितनी बार उसके जो यस के रिजल्ट है वो सही निकले, उनके यस के रिजल्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, TP का जो रेट है वो कितना हाई है। तो जितना ज्यादा हाई होगा वो मॉडल उतना ही अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम इस यहाँ पर देखें तो 5 मॉडल्स यूज हुए हैं, इसमें से जो 3 मॉडल हैं उनका रिजल्ट सेम है, 96 है। तो ये तीनों यहाँ पर ग्राफिकली ओवरलैप हो गए हैं क्योंकि सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो यहाँ पर 3 मॉडल्स का रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये 3 मॉडल्स हमें अच्छा बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर 2 मॉडल्स। तो ROC मैट्रिक को भी यूज करके हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे TP रेट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैट्रिक दैट वी यूज टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ अवर मॉडल। सो इवेल्युएशन स्टेज पर हम अपने मॉडल की एफिशिएंसी चेक करते हैं। अब आती है 6th स्टेज, लास्ट स्टेज, दैट इज डिप्लॉयमेंट स्टेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब है जिस भी पर्सन के लिए आपने अपना मॉडल बनाया है या जिस भी लोकेशन के लिए आपने अपना मॉडल बनाया है, वहां जाकर उस मॉडल को इंटीग्रेट करना। जब हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं और ये पाते हैं कि हमारा मॉडल सही रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो अगर आपने कोई ऐप बनाई है किसी वेबसाइट के लिए तो वहां पर इंटीग्रेट कर दोगे, या किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए तो वहां पर आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पर आप अपने AI मॉडल को इंटीग्रेट करते हो, रियल वर्ल्ड में उस मॉडल को प्लेस कर देते हो। बट मॉडल को इंटीग्रेट करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, हम उसके बाद भी अपने मॉडल को मॉनिटर करते रहते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यूजर से कोई फीडबैक मिलता है, देन हम अपने उस मॉडल को इम्प्रूव भी करते हैं। इसीलिए ये जो 6 स्टेजेस होती है इनको हम साइक्लिक कहते हैं। जो 6 स्टेप्स हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल के, इसलिए AI प्रोजेक्ट साइकिल बोला जाता है। इट्स अ साइकिल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको अपडेट करना है अपने मॉडल को, या कोई एरर आ गया उसे रिमूव करना है, तो अगेन वी हैव टू गो थ्रू ऑल द 6 स्टेजेस to identify the problem and to remove that problem or to update your model, right? So these are the 6 stages.
नाउ आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है इन 6 स्टेजेस को समझने के लिए। केस स्टडी क्या है कि 537 मिलियन अडल्ट्स जो 20 से 79 ईयर की एज में होते हैं वो डायबिटीज से को फेस कर रहे हैं, और डायबिटीज की वजह से उनकी आईज में प्रॉब्लम आती है, उनके जो रेटिना के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि ब्लर विजन हो जाता है और ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और रिपोर्ट्स में देरी होने की वजह से एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे, क्या एआई सॉल्यूशन हम इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एआई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो पेशेंट्स की आईज को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसकी आईज डैमेज हो सकते नहीं हो सकती, या ब्लाइंडनेस किस स्टेज पर है, राइट। सो ऐसा ही एक सोल्यूशन अरविंदो आई हॉस्पिटल ने बनाया है, जो आईज की पिक्चर को एनालाइज करके उनमें आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रॉब्लम है या नहीं, या क्रिएट हो सकते हैं नहीं, राइट। सो इट्स अ आई स्क्रीनिंग सॉल्यूशन जो कि गूगल से पार्टनरशिप करने के बाद अरविंदो आई हॉस्पिटल ने बनाया है। अगर हम इस एआई सॉल्यूशन में उन सभी 6 स्टेजेस को देखें तो सबसे पहले क्या किया गया होगा ये सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, तो सब फर्स्ट स्टेज पे तो प्रॉब्लम को स्कोप किया गया होगा, पेशेंट से बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझा गया होगा, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को समझने पर, प्रॉब्लम को स्कोप करने के बाद 4W कैनवास से प्रॉब्लम को देखने के बाद क्या समझ में आया कि जो ब्लाइंडनेस है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से क्रिएट हो रही है, और इसके लिए क्या सोल्यूशन बनाना चाहिए, एक आई स्क्रीनिंग सोल्यूशन बनाना चाहिए। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमें अपने एआई मॉडल का जो गोल है वो पता चलता है। उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करते हैं। डेटा क्या होगा, पेशेंट से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करोगे, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी आईज का डाटा लेंगे, कि जिनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उनकी आईज की इमेजेस कैसी होती हैं, नॉर्मल आई इमेजेस कैसी होती हैं, राइट। तो हम कैमरे के थ्रू डिफरेंट इमेजेस इकट्ठी करेंगे, जो भी क्लिनिक्स में इमेजेस गैदर की गई हैं, ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, वो सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद उस डाटा को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से पैटर्न्स हैं जो ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। एंड देन उसके बाद हम अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं, अपनी ऐप क्रिएट करते हैं, राइट। आई स्क्रीनिंग सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि आईज की इमेज को कैप्चर करके रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज करेगा और बताएगा कि इसे ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इवेल्युएशन स्टेज पर हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, एंड देन डिप्लॉयमेंट स्टेज पर हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जाकर अपने इस एआई सॉल्यूशन को एस्टेब्लिश कर देंगे, सेटअप कर देंगे, वहां पर जाकर प्लेस कर देंगे, right? So this is how these 6 stages are used in creating an AI solution. Now session 3 is about ethics and morals. तो AI ethics को समझने से पहले हम एथिक्स एंड मॉरल्स में डिफरेंस समझते हैं। तो मॉरल्स का मतलब आपका बिलीफ सिस्टम जो आप बनाते हो, और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय योर फैमिली, बाय योर कल्चर, रिलीजियन, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जिस फैमिली में आप ग्रो हुए हो, उनके थ्रू आपका कुछ बिलीफ सिस्टम बना है। जैसे बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये मोरल्स है जो आप लर्न करते हो, और ये मोरल्स चेंज हो सकते हैं प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, राइट। सो एक पर्टिकुलर फैमिली और कल्चर में जो ग्रो हुआ है बच्चा, उसके मोरल्स डिफरेंट हो सकते हैं किसी दूसरी कंट्री, दूसरी फैमिली में ग्रो, जो डेवलप हुआ है, नर्चर हुआ है, राइट। एंड एथिक्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या सोचता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या सही और क्या गलत लगता है, वो एथिक्स डिसाइड करते हैं। लाइक आपने बचपन से सीखा है कि हमें सच बोलना चाहिए, बट लेट से आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपने कोई सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने सच बोल दिया तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएगा, तो अब आप क्या करोगे? तो आपके एथिक्स आपको ये कहेंगे कि नहीं, मुझे अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसे प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप झूठ बोलना प्रेफर कर रहे हो, आपको झूठ बोलना सही लग रहा है, राइट। सो सिचुएशन के ऊपर एक पर्सन डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो इसीलिए
एक पर्टिकुलर डिसीजन जो एक सिचुएशन में हमें सही लग सकता है, वही डिसीजन किसी दूसरे सिचुएशन में गलत भी लग सकता है। सो एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम इतनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इतने डिलेमा में आ जाते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लें, हम सच बोलें या सच को छिपाएं, सो इस डिलेमा में रहते हैं। तो अगर हमें एक सपोज एक एआई मॉडल को ये सिखाना है कि उसे सच बोलना है, तो वो कैसे सिखाएंगे, कैसे वो एआई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एथिकल डिसीजन लेगी, सही डिसीजन लेगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एथिक्स, तभी हम एक एथिकल एआई डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उन इश्यूज को समझते हैं जो एथिक्स से रिलेटेड हमारे सामने नजर आते हैं जितने भी एआई हम यूज करते हैं। तो वी नो दैट वी यूज एआई फॉर एवरी टास्क। आजकल हर सिचुएशन में हम एआई को यूज कर रहे हैं। तो जो भी हम मूवीज देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सब एआई के थ्रू रिकमेंडेड वीडियोस ही आपकी फीड पर शो होती है, राइट? जो शॉर्ट्स और रील्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वो सब एआई रिकमेंड करता है, तब आपको दिखाई देती है। और आजकल इंटरव्यू के टाइम पर जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं, वो भी एआई के थ्रू किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर फील्ड में तो पेशेंट्स की सर्जरी तक एआई करने लगे हैं। और से आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो बेस्ट रूट भी एआई आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इवन ड्राइविंग भी कर रहे हैं एआई। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो एआई टूल ही डिसाइड कर रहे होंगे कि किसको एडमिशन देना है। तो वी कैन सी एआई इज यूज्ड एवरीवेयर, वी आर सराउंडेड बाय द एआई टूल्स। बट क्या ये एआई टूल्स सही डिसीजन ले रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? अगर हम कुछ फेमस एग्जांपल्स देखें कि एआई सही डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा, तो सबसे पहला एक एग्जांपल आता है अमेज़न का हायरिंग टूल। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। अमेज़न ने 2014 में एक एआई टूल यूज किया था टू हायर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और कुछ टाइम बाद पता चला कि ये जो टूल है ये बायस्ड हो गया है वीमेन के अगेंस्ट, यानी ये मेन को प्रिफर कर रहा है हर पोस्ट के लिए, वीमेन को सिलेक्ट नहीं कर रहा है जॉब के लिए। तो जब रीजन फाइंड आउट किया गया तो पता लगाया गया कि इस एआई टूल को पिछले 10 साल के डाटा से ट्रेन किया गया था। और उस 10 साल के डाटा को जब एनालाइज किया तो समझ में आया कि पिछले 10 सालों में ज्यादातर मैन सिलेक्ट हुए थे पोस्ट के लिए। तो इस एआई टूल ने लर्न कर लिया कि मैन को प्रेफर किया जाता है ओवर द वीमेन, राइट? इस तरीके से एआई गलत डिसीजंस भी लेते हैं। तो हम एआई पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। एक दूसरा एग्जांपल है तो एक माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट जो ट्विटर ने लॉन्च किया था, उस चैटबॉट का नाम था टे। 2016 में ट्विटर ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया, बट 16 आवर्स के अंदर ही ट्विटर को इस चैटबॉट को बंद करना पड़ा क्योंकि ये नेगेटिव लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो चैटबॉट है, जो लोग इससे कन्वर्सेशन करते थे उनसे ही ये लर्न करता था। यानी जब आप इस चैटबॉट से टे से बात करोगे, ट्वीट करोगे, इसके साथ कुछ कन्वर्सेशन करोगे, इसको कुछ ट्वीट करोगे, तो ये उस ट्वीट से ही लर्न कर रहा है, वही इसका डेटा है। तो अब क्या हुआ, लोगों ने इसे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, नेगेटिव लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, तो इसने उस नेगेटिव लैंग्वेज से ही लर्न कर लिया। सो जिस तरह का डेटा आप एआई को प्रोवाइड करोगे उससे ही वो लर्न करेगा। तो इसीलिए इसने नेगेटिव लैंग्वेज को लर्न कर लिया और उसमें ही ये ट्वीट करने लगा। यू कैन सी जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ तो ये कह रहा है ह्यूमंस आर सुपर कूल। उसके बाद आई जस्ट हेट एवरीबडी, आई हेट फेमिनिस्ट, हिटलर वॉज राइट। तो इस तरह के ट्वीट करने लगा, राइट? सो इसीलिए जब हम एआई को डेवलप करते हैं तो किस तरह के डाटा को यूज कर रहा है उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एआई उस डाटा के बेसिस पर ही डिसीजन लेगा। तो जब भी हम एआई डेवलप करें, कौन कौन से एआई एथिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, तो उसके लिए 4 प्रिंसिपल्स डिजाइन किए गए हैं। जब भी आप कोई भी एआई डेवलप करोगे तो ये 4 प्रिंसिपल्स का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज ह्यूमन राइट्स। आपको ये देखना है कि आप जो भी एआई डेवलप कर रहे हो वो किसी ह्यूमन राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी की फ्रीडम को छीन तो नहीं रहा है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आप एआई डेवलप कर रहे हो वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द बायसनेस। आपको ये देखना है जिस डेटा से आप अपने मशीन को, अपने मॉडल्स को ट्रेन करवा रहे हो,
क्या उस डाटा में कोई बायसनेस तो नहीं है? क्या सभी सेक्शंस को, जितने भी लोग हैं, हर पॉपुलेशन के ग्रुप को, हर सेक्शन को इंक्लूड किया जा रहा है डाटा के अंदर? क्या डाटा में किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है? किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सक्लूड तो नहीं किया जा रहा? राइट, सो आपको बायसनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देखना है। नेक्स्ट इज द प्राइवेसी। आप जानते हो हर एआई टूल में लोगों का प्राइवेट डेटा यूज हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका एआई टूल डेटा कलेक्ट कर रहा है लोगों का। अगर लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या करेगा उस डेटा के साथ, क्या वो जरूरी है? और अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो क्या लोगों को बता रहा है कि वो कौन कौन सा डेटा, उनका डाटा इकट्ठा कर रहा है? और क्या आपका एआई इंश्योर करेगा, मतलब आप इंश्योर करोगे कि जो भी आप एआई के थ्रू जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी सेफ्टी का ध्यान रख पाओगे? क्या आपका एआई मॉडल उसको सेफ रख पाएगा, किसी के साथ कम्युनिकेट तो नहीं करेगा, उस प्राइवेट डाटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा? राइट, सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा एआई को डेवलप करते समय, अगर आपका एआई डेटा यूज कर रहा है लोगों का। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज द इंक्लूजन, कि सभी तरह के सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है, नहीं कोई कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पर्टिकुलर पर्सन को एआई एक्सक्लूड तो नहीं कर रहा। लाइक हम एक ऐसे एआई डेवलप कर रहे हैं जो सिर्फ रिच पीपल ही एक्सेस कर पा रहे हैं, पुअर पीपल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। राइट, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको। हर कोई एआई को यूज कर पा रहा है। एआई कितना इजी है, इतना डिफिकल्ट एआई तो नहीं बना दिया है कि कुछ जो बहुत ही प्रोफेशनली एफिशिएंट पर्सन है वो ही यूज कर पा रहे हैं, नॉर्मल पर्सन यूज नहीं कर पा रहे। तो कितना हेल्पफुल है वो लोगों के लिए। हर कोई एआई को यूज कर पा रहा है, एआई इंक्लूसिव है या नहीं? राइट, सो इस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे अगर आपको एक इंक्लूसिव एआई डेवलप करना है। सो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज करके, जिन पर ध्यान देकर आप एक एथिकल एआई डेवलप कर सकते हो। राइट, so this is all about your chapter. I have covered all the necessary topics of this unit. Now in the next video I will cover the next unit. So till then, take care, like and subscribe my channel. See you in the next video.